इजी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है और हमें आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यानी कि ये इस टाइप का एक मैदान है, इसकी लंबाई 5 और 2 के अनुपात में है। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अगर रेशियो में दिया हुआ होता है तो वो वैल्यू अपने आप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो उसी के मल्टीपल में होती है। अगर लंबाई को हमने 5x माना तो ये चौड़ाई हमारी 2x हो जाएगी। यानी कि 5 के मल्टीपल में हमारी लंबाई हो गई और 2 के मल्टीपल में हमारी चौड़ाई हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि यदि चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए चौड़ाई कितनी दी हुई है। चौड़ाई यहाँ से कितना है, 2x है। अब चौड़ाई अगर 2x है तो चौड़ाई बराबर 2x हम लिख सकते हैं, और ये चौड़ाई यहाँ से दी हुई है 40 मीटर, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू कितना, 2x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2 कितनी बार, 20 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। अब बताइए अगर x की वैल्यू 20 मीटर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई कितनी है, 5x है, तो 5 और गुणे x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, तो 20 पंजे 100 मीटर। ये क्या हो जाएगी, उस स्कूल की लंबाई हो जाएगी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक मेज है जो 13% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक, यदि इसे 25% अधिक, 25 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना, 18% होता। मेज की लागत मूल्य क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम सेकंडों में प्राप्त करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी हमने कल की क्लास में ही बहुत डिटेल से बताया है। अगर जो लोग कल का क्लास ना अटेंड किए हों वो जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। देखिए सिंपल सा है, इसमें कह रहा है कि 13% लाभ पर बेची जाती है। यानी कि हमने सीपी मान लिया कितना, हमारा 100% है। ठीक, क्लियर। अब बताइए कह रहा है 13% लाभ पर, यानी कि अगर कोई अपने आप का 100% है, उसमें अगर 13% का लाभ लेना हो तो उसे कितने में बेचना होगा, 113% में। अब आप हमको बताइए कि अगर 113% में बेचा जा रहा है लेकिन 25 रुपये और अधिक पे बेचा जाता तो 18% हो जाता उसका लाभ। यानी कि अगर 13% के बजाय कितना मिलने लगता उसको, 18%, यानी कि 118। कब बताइए, ऐसा तब होता जब इसका डिफरेंस जो है 25 रुपये हो जाता, यानी कि इसमें 25 रुपये और महंगा बेचा जाता, तब ऐसी स्थिति बनती। तो यहाँ से ये डिफरेंस परसेंटेज कितना बन रहा है, 5%। कितना, 13 और 5 18। यानी कि यहाँ से ये बात हमको पता चल गई कि 5% इज इक्वल टू कितना है, 25 रुपीज़, या 25 रुपये के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि मेज का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य क्या है, सीपी 100% है। बताइए 5% अगर 25 के बराबर है तो 100% हमारा किसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सा एक एक नियम से सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ 25 दिया हुआ है, बटे 5 हो जाएगा, और गुणे कितना, हम 100% फाइंड करना चाह रहे हैं तो गुणे 100 हो जाएगा। 5 कितनी बार, 20 बार, और 20 25 बार, 25 दूना 50 और 1 0, ये हो गया टोटल 500 रुपये। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सलीम को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में ही बेचना पड़ गया। बताइए उसकी हानि का प्रतिशत कितना थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रय मूल्य इसका कितना है। बताइए 5,750 रुपये ये इसका क्रय मूल्य है, और इसका विक्रय मूल्य इसको जो है इसने क्या किया, सस्ते में ही बेच दिया। क्यों, क्योंकि भारी बारिश हो गई थी, इसको लगा खराब हो जाएगा, सस्ते में ही बेच दिया। अब आप हमको बताइए कि हमसे पूछा जा रहा है क्या,
उसका हानि प्रतिशत का मतलब लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हम हानि याद करेंगे, कितने की हानि हुई है, और हानि जो होती है वो किस में से होती है, लाभ या हानि दोनों किस में से होती है, क्रय मूल्य में से होती है, और गुणे 100 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, हानि प्रतिशत। अब बताइए आप, हानि कितना हो रहा है, अगर इसने 5,750 का खरीदा था और 4500 का बेच दिया, तो इसमें से हम घटा लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो घटा लेंगे, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 2, और ये होगा 1, यानी कि 1250 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ पे जो फार्मूले में आ रहा है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1250 रुपये बटे ये क्रय मूल्य कितना है हमारा, 5,750 रुपये, ये क्या है, क्रय मूल्य है, और गुणे 100, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 कितनी बार, या 25 5 बार, और ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, ये टोटल आ गया कितना, 500 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया, 23। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 दूना 46 और 4 50 बचा 40, 23 एक बार 40, और बाकी जो बच रहा है 0.74 आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से कितना 10% अधिक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है। सिंपल, हमने बताया है कि अगर दो चीज़ें जो हैं वो किसी तीसरी चीज़ पे निर्भर करे तो ऐसी स्थिति में हम उन लोगों के परसेंटेज में कमी या वृद्धि की बात की जाए तो हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%, ये हो जाएगा। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लागत कीमत है और इसने जो अंकित मूल्य पर छूट दी है, इन दोनों पे इसका निर्भर करेगा क्या चीज़, प्रॉफिट या लॉस। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, हालांकि ये फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम बता देते हैं टेक्निकली। सिंपली यहाँ पहला पॉइंट जो है ये 10% अधिक है तो इसको हमने प्लस 10 लिख लिया। अगले स्टेप में 10% की छूट दी जा रही है तो इसको हमने माइनस 10 लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, प्लस और माइनस के साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस आएगा और 10 और 10 का गुणा कर देंगे और बटे ये नीचे हमारा 100 रहता ही है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल हुआ और इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 10 और 10 ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए इधर 0 बच गया, इधर -1 बचा। इतने प्रतिशत क्या हुआ, माइनस क्या शो करेगा, कमी शो करेगा, यानी कि लॉस या हानि। तो 1% की हानि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप वहां से हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन से बताया गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 48√3 वर्ग सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 48√3 है। और हम मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज जो कुछ इस प्रकार का, इसकी जो भुजाएं हैं ये सभी क्या हैं, ए हैं। क्यों, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं सेम इसलिए होंगी क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये सिंपल सा फार्मूला है। ये कैसे डेरिवेट होता है ये आपको मेंसुरेशन में बताया गया है ना, और नहीं अगर देखा है आपने तो उसको बताया जाएगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 48 और गुणे 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहेंगे तो रूट निकल आएगा इसका। यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा √, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 और गुणे 3 और गुणे ये 4। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि जिसका स्क्वायर हो जाता है वो बाहर आ जाता है बाहर। तो जैसे ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो 4 दूना 8 बाहर हो जाएगा, √3 बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितने आ गया, 8√3। और यही a क्या है, हमारी भुजा है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि V1 V2 और V3, V फॉर वॉल्यूम, ये हो गया।
ऐसे लंबवृत्तीय शंकु, गोलक, देखिए शंकु है, फिर गोलक है, और फिर क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। इनके आयतन ये दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई कह रहे हैं समान है। तो आपको ज्ञात करना है कि इन लोगों के, इनके वॉल्यूम में क्या संबंध है। बताइए, हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके का फिगर है। ये देखिए है हमारा शंकु, ये है हमारा गोलक, और ये है हमारा बेलन। कह रहा है इसकी जो त्रिज्या r है, इसकी जो ऊंचाई h है, ये बराबर है r, और इसमें r और h ये क्या है, बराबर है। और हमसे इसके वॉल्यूम v1, इसके वॉल्यूम v2 और इसके वॉल्यूम v3 में क्या रिलेशन पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है किसका, गोले का आयतन। और इसी प्रकार से बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब आप हमको बताइए कि अगर इन सभी को हम एक साथ बराबर करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। अगले स्टेप में बराबर ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब ही है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बराबर पाई r स्क्वायर h है, तो पाई r स्क्वायर h की जगह क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर। आप अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारा है v1, ये है v2 और ये है v3। अब आप बताइए, पाई यहाँ से कैंसिल हुआ, r क्यूब कैंसिल हुआ, पाई r क्यूब कैंसिल हुआ, पाई r क्यूब कैंसिल हुआ। यहाँ पे बचा हमारा v1 में क्या बचा, 1/3, v2 में क्या बचा, 4/3, और v3 में क्या बचा, 1 बचा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैंसिल हुआ, हमारा जो रेशियो आया 1:4:3 का रेशियो आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें 1, 4 और 3 का रेशियो आया है, 1 दिख नहीं रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 1/x, x + 1/x + 2x + 1 डॉट डॉट श्रृंखला का 12वां पद है। बताइए, इसमें थोड़ा सा ही ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। ये जो पहला पद दिया हुआ है 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + 1/x लिख दें। कोई बुराई है नहीं। ये कौन सा पद है, ये आपका पहला पद है। इसी प्रकार से अगर दूसरे पद को ये 0 की जगह हम 1 लिख दें, प्लस 1/x लिख दें, तो ये हो गया आपका दूसरा पद, यानी कि ये वाला पद। दूसरा पद ये हो गया आपका ये दूसरा वाला पद। क्लियर। इसी को कैसे करेंगे, x + 1/x ही तो लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर तीसरे वाले पद की बात की जाए तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। अगले पद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, + 1/x। आप चाहे तो मैच करा ले, यही सीरीज बन रही है 2x + 1/x। तो ये कौन सा हो गया, तीसरा पद। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या जो ये सीरीज बन रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारा क्या है, बताइए। अगर पहला पद है तो यहाँ पे क्या है, 0 है। दूसरा पद है तो यहाँ पे 1 कम है, 1 है। तीसरा पद है तो यहाँ से 1 कम है, 2 है। इसी प्रकार से अगर 12वें पद की बात की जाए तो यहाँ पे 12वें पद में 1 कम होगा, क्या होगा, 11 होगा, और + 1/x सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा + 1/x। तो सही आंसर हो जाएगा 11 + 1/x। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 1/x। सही आंसर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये लाइक रीजनिंग का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा करते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा करती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ कर दिया, फिर 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं। शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है कि 12 पुरुष कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 8 दिनों में कोई काम कर ले रहे हैं। वही काम जो है
16 महिलाएं जो हैं वो कितने 12 दिनों में, तो 16 महिलाओं की जगह m लिख दे रहे हैं और फिर कितने दिन में 12 दिनों में। यहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा कि एक महिला जो है कितने पुरुष के बराबर है। तो ये देखिए अगर ये 8 कितनी बार 2 बार हो गया और उसके बाद कुछ बच रहा है 12 और 12 यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है 2 महिलाओं के बराबर। अगर यहाँ से हमको ये ज्ञात हो गया तो अगले स्टेप से हम सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये दिया हुआ है कि 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और कितने दिन काम किया 3 दिन के बाद 3 दिन काम किया। कह रहा है कि 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले जाते हैं, यानी कि अब कितने व्यक्ति बचे हैं, टोटल 16 थे, 16 में से 10 चले गए तो कितने व्यक्ति बचे 6 व्यक्ति बचे। और फिर क्या कह रहा है कि 4 महिलाएं काम पर आ गई, 6 व्यक्ति ये और प्लस 4 महिलाएं। और अगर एक पुरुष 2 महिला के बराबर है तो 4 महिला कितने पुरुष के बराबर हो जाएंगी 2 पुरुष के, यानी कि 6 पुरुष और 2 पुरुष और उसी के बराबर ही तो होगा। 6 पुरुष और 4 महिला मतलब 6 पुरुष और 2 पुरुष यानी कि 8 पुरुष ये मिल करके काम कर रहे हैं। मान लिया x दिन इन्होंने काम किया और काम पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया 12 पुरुष 8 दिन के बराबर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन आपका रेडी। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 48 और यहाँ से ये हो गया 8x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 अट्ठे 96। अब 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 इधर है 48 इधर माइनस हो गया बच गया 48। 8 कितनी बार 6 बार, x की वैल्यू आ गई 6 और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि और कितने दिन काम चलेगा कि जिससे कार्य पूरा हो जाए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस बी 70 अंश है, बी प्लस सी 130 अंश है, कोण ए का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार का है कि इसका एक कोण जो है कितना है, सॉरी ए प्लस बी मिला के कितना है, ये ए है ये बी है, ये मिला के है 70 डिग्री और बी और सी मिला के 130 डिग्री है, तो कोण ए का मान। अब बताइए आप कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो बताइए आपसे पूछ क्या रहा है कोण ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू पूछ रहा है तो बी प्लस सी दिया हुआ है कितना 130 अंश, इसकी वैल्यू 130 अंश हम रख देते हैं। ए प्लस 130 अंश बराबर कितना है 180 डिग्री और कोण ए की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करें तो 180 इधर 130 इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो बस डराने के लिए फर्जी दे दिया, कोई मतलब नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि श्री वाई ने एक फ्लैट खरीदा, फिर उसका नवीनीकरण करवाया, 35,000 रुपये उसमें खर्च किया, फिर उन्होंने फ्लैट को इतने में बेच दिया, तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इनका अगर आप क्रय मूल्य ज्ञात करें तो क्रय मूल्य ये जो है 9,25,000 का इन्होंने तो डायरेक्ट खरीदा था, लेकिन इसमें इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है 35,000 ये भी जो है इनके क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। तो इनका टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा कितना 9,60,000 ये हो गया। अब एसपी इसका इनका दिया हुआ है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना 10,80,000। क्लियर। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट किस में से होगा क्रय मूल्य में से गुणे 100%। ये हमारा हो जाएगा क्या प्रॉफिट परसेंट। अब आप हमको बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ है, इन दोनों का अंतर 9,60,000 और 10,80,000 का अंतर कितना हो जाएगा 1,20,000। ये इनका क्या हुआ प्रॉफिट 1,20,000 का हो गया प्रॉफिट। और क्रय मूल्य इनका कितना है 9,60,000। ये क्या है इनका क्रय मूल्य है, गुणे कितना हो जाएगा 100। अब आप हमको बताइए 12 और कितनी बार 8 बार और बाकी 4 0 से कैंसिल है, 100/8 हो गया। या इसी को लिख सकते हैं 4 दूना 8 4 25 बार, यानी कि इसी को क्या लिख सकते हैं 25 का आधा कितना 3.5
12%। सही आंसर कितना हो जाएगा? 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थी 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हमने आपको बहुत ही अच्छा वेन डायग्राम के माध्यम से बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा ये कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा। देखिए ये जो है एक कॉलम होता है एक सब्जेक्ट में पास होने का, दूसरा दूसरे सब्जेक्ट में पास होने का, और ये टोटल जो होता है ये कितना होता है? 100%। बताइए इसमें क्या कह रहा है कि 19% विद्यार्थी किसमें? गणित में। अगर हम मान लें ये गणित है, कह रहा 19% विद्यार्थी गणित में विद्यार्थी में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण होने का मतलब इनको हम ऊपर लिखते हैं, ये 19% अगर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे? बताइए 81%। उसी प्रकार से इंग्लिश में, अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 10%, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे इंग्लिश में? बताइए 90%। और क्या कह रहा है कि 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 7% होते हैं, टोटल 100% होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही आपको ज्ञात करना होता है। इसको ज्ञात करने का हमने सिंपल सा 2 तरीका बताया है। इसमें से एक तरीका तो ये है कि इसमें पास और इसमें जो फेल है इनको जोड़ लीजिए, तो 81, 90, 171 हो गया और 7 178, और इसको घटा दीजिए तो 178 में से 100 घटा दीजिए, ये टोटल आपका आ गया 78%। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है कि श्री एक्स अपने वेतन का 35% किस पर? भोजन पर। अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 2011 में उन्होंने इन मदों में 17,600 रुपये खर्च किए। बताइए 35% भोजन पर, 5% शिक्षा पर, और टोटल मिला करके 17,600, यानी कि 35 और 5 मिला के कितना हो गया? 35% प्लस 5% मिला के जो इन्होंने खर्च किया, ये कितना खर्च किया? 17,600 रुपये। और पूछ रहा उस महीने का वेतन उनका कितना था, यानी कि ये टोटल जो है हो गया कितना? 40% कितना इन्होंने दे दिया है? 17,600। हमसे पूछ रहा है टोटल 100% की बात, तो 100% कितना हो जाएगा? ये आपका 17,600 है और बटे ये आपका 40 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी कि 44 आ गया। डबल ज़ीरो और 1 ज़ीरो और 3 ज़ीरो यानी कि 44,000 रुपये उनका क्या था? वेतन था। वेतन अच्छा खासा था, गड़बड़ नहीं था, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरलीकरण पर इतना को किसके बराबर होगा? बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 1 के 2 और -1 यानी कि 1/2 इसको लिख सकते हैं। अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं? गुणे में 3 1 के 3 -1 मतलब 2/3 लिख सकते हैं। यही ना लिख सकते हैं? बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 में से 1 गया, 3/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो लास्ट वाला है इसको क्या लिख सकते हैं? n-1/n लिख सकते हैं। अब इस पे अगर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसी प्रकार से सब ऐसे कटते जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा n, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1/n। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक समचतुष्फलक है जिसका प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। सिंपल सा है। समचतुष्फलक अगर आप न जानते हो तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे कुछ होता है, त्रिभुज इसका बेस होता है, और फिर इसके जो है इन सभी, ये इसको ऐसे सिंपली समझा जा सकता है कि इसके ये जो 4 फलक हैं, एक फलक ये रेड वाला, एक ग्रीन वाला, और एक ये वाला येलो वाला, और एक ये वाला, तो ये जो 4 फलक हैं ये चारों फलक होते हैं। देखिए यहाँ से जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये ग्रीन वाला ये ऐसा आकृति बन जाएगा, और इसको जब फोल्ड करेंगे इधर तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और रेड वाला पीछे की तरफ रहेगा और ये वाला नीचे की तरफ। तो इस प्रकार का ये समचतुष्फलक बनता है। तो
आगे जो है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो समचतुष्फलक का जो आयतन होता है ये सिंपली जो होता है ये होता है √2/12a³ अब ए का मतलब हो गया भुजा। भुजा हमारी कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा √2/12 और गुणे a³ का मतलब ए का मतलब भुजा है हमारा और ये कितनी बार है 3 बार। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 4 कितनी बार 3 बार। ये नीचे आ गया 3 ऊपर आ गया 4 चौक 16 √2/3 सही आंसर हो गया अपना 3 नंबर ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि यदि थीटा जो है धन न्यून कोण है और कॉसेक थीटा इक्वल टू √3 तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं, हम जानते हैं कि सिंपल सा अगर कोई ट्रायंगल है तो इसमें अगर ये थीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया √3 और लंब कितना हो जाएगा 1। और इस प्रकार से अगर आधार ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर 2। ये इसकी जो वैल्यू आ गई आधार की आ गई 2। अब हमसे पूछ रहा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब हो जाए ये। तो आधार कितना है √2 बटे लंब कितना है ये 1 है और उसके बाद फिर माइनस का निशान है यहाँ पे तो माइनस का निशान लग जाएगा। और कॉसेक थीटा पूछ रहा तो कॉसेक थीटा √3 है ही तो इसको भी बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया √2 माइनस √3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार से हम सहजता से इस बात का आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है। अगर जो हमारा नहीं तैयार है जो टॉपिक नहीं तैयार है उसको हम बेहतर से और पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।